वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो से आगे कंटिन्यूस करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 3rd को। आज अपने बहुत सारे डेरिवेशन करने वाले हैं, मतलब एक ही डेरिवेशन के अंदर कई रिलेशन जो बोर्ड वाले पूछते हैं वो रिलेशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं बेटा वो है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ एंड इसके साथ ही हमने इतने सारे रिलेशन आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सारे जो बोर्ड्स के अंदर पूछे जाते हैं ये सब रिलेशन अपने कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने पहली बार वीडियो पर आए हैं तो इससे प्रीवियस वीडियो देख ले, क्योंकि फिर आपको इजी हो जाएगा इन सभी के अंदर रिलेशन ऑब्टेन करना, एक्सप्रेस करना, रिलेशन बनाना। अब अपने स्टार्ट करते हैं बेटा कि सबसे पहले बात करते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है पहले इजी वर्ड में देखते हैं, और पहले मैं एक बार समझा देता हूं, बाद में आप इसका एसेस ले लेना। ड्रिफ्ट क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर है देन इसके पास बहुत सारे एटम्स होंगे सर, बहुत सारे एटम्स होंगे। उन एटम्स के पास फ्रीली या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे सर, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस डॉट से डिनोट करता हूं, मान लेते हैं ये हमारे पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैंने इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया तो बाय थर्मल थोड़ी बहुत हीट से जो आपको रूम से मिल जाती है मटेरियल को, रूम टेम्परेचर से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो फ्री, एक दो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद में वो पूरे इस लैटिस के अंदर यानी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं। ऐसे रैंडमली कैसे भी मूव कर सकते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। इस रैंडम मूवमेंट को अपने बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं बेटा, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब भी हम, अब ये तो फ्रीली मूव कर रहे हैं रैंडमली, लेकिन जब मैं इसके अक्रॉस अप्लाई कर देता हूं एक पोटेंशियल, क्या अप्लाई कर देता हूं, पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं। सपोज करते हैं मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, देन ये क्या होगा, यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज, यानी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किए मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस साइड में नेगेटिव सी। देन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू इस पोटेंशियल डिफरेंस की फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस फील्ड की वजह से अब आपको पता है कि अगर आपने फर्स्ट जो अपने चैप्टर इसके अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा, E इक्वल टू होता है F अपॉन Q होता है। व्हाट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर फील्ड अप्लाई हुआ है देन F अपॉन Q, Q की जगह हमारे पास E है, यहाँ पर E मतलब इलेक्ट्रॉन है, देन E इक्वल टू अपने पास हो गया बेटा F अपॉन E बन गया, ऐसा ही होगा। तो F इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सिलेक्टिव होता है। देन ये फोर्स क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, किस पर अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है देन वो सभी जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड थे, फ्रीली थे, जो रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, इन सभी पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में, माइनस का मतलब फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फील्ड इस डायरेक्शन में तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज माइनस साइन ये इंडिकेट कर इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये सारे के सारे ऐसे इधर चलने लगे, इधर चलने लग जाएंगे। किस डायरेक्शन में बेटा, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि सर एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से जा रहा है, उस पर उतना ही फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, उस पर भी उतने फोर्स लग रहा है। इसके लिए तो लो रेजिस्टेंस है, इसके रास्ते में रुकावट कम है, इसके रास्ते में रुकावट ज्यादा है, तो सबकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, सबकी अलग अलग वेलोसिटी होगी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतनी सारी वेलोसिटी है तो वहां पर अपने स्पेसिफिक किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को रीड नहीं कर सकते, तो हमें एक एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ता है। तो वो जो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल या फिर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फील्ड ऑन एनी कंडक्टर, जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज आती है या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उसी को अपने बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट
वेलोसिटी, और इसको डिनोट करते हैं VDC। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से डिनोट करते हैं। अब इससे आगे चलते हैं अपने, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। When an electric field is applied across a conductor like wire, the free electron inside the wire start moving slowly in one direction. मैंने बता दिया opposite to the direction of electric field. The average velocity of electron due to the applied field is called drift velocity. Drift velocity is the average velocity gained by free electrons in the conductor when electric field is applied. डन बेटा, ये हमारे पास हो गया। अब अपने इसका रिलेशन बनाते हैं। सर फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन या एक्सप्रेशन क्या होगा? इसके लिए फिर से अपने मैं मान लेता हूं, ये मेरे पास बेटा, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, अब मैं बार बार बनाना नहीं चाहूंगा, और इसकी जो लेंथ है वो कंसीडर कर लेते हैं L लेंथ है सर। डन बेटा, L मान लेते हैं, एंड इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लेता है A। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लेते हैं बेटा? A मान लेते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि सर कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा ये भी हमें पता लग गया, F इक्वल टू E, ये पता लग गया सर। अब जब तक मैंने फील्ड अप्लाई नहीं किया था, या जब तक मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था, देन वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे। वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे। रैंडमली मूव कर रहे थे, इसका मतलब क्या हो गया? मैं अब ओनली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, यानी एटम वगैरह सारा कुछ बनाऊंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। मान लेते ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे तो आपस में कोलाइड भी कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे। देन अगर रैंडमली मूव कर रहे थे तो इस डायरेक्शन में फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर या किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, यानी इस डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो जीरो थी, मान के चलते हैं, क्योंकि रैंडम मूव कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन डायरेक्शन के अंदर वो नहीं कर रहे थे, तो इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी जीरो हो गई। और इसका मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर यहां तक आने में डेल्टा टी टाइम लगता है। क्या लगता है? डेल्टा टी टाइम लगता है, डेल्टा टी टाइम लगता है। देन मेरे पास, अब देखो बेटा, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? कैपिटल N। एंड इस मटेरियल के लिए इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है मेरे पास, वो है मेरे पास स्मॉल n। इन सभी को अपने यूज करेंगे बेटा, ठीक है, स्मॉल n और n अपने पास हो गया। अब यहां पे बना देते हैं, तो अब आपको पता लग गया कि सभी पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो फोर्स की वजह से ये जो है वो एक्सेलरेट होंगे। क्या होंगे? एक्सेलरेट होंगे। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, अब फोर्स लगे तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए अपने पास, अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास जो A है एक्सेलरेशन, वो आएगा बेटा फोर्स अपॉन मास, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है? m होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से। एक्सेलरेशन क्या होगा? यानी F इक्वल टू ma से निकाल लेते हैं, देन A इक्वल टू F अपॉन m आ जाएगा। F की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली थी बेटा? माइनस E आएगी थी पहले, ये रही, अपॉन m, इतना एक्सेलरेशन लगेगा। क्या लगेगा? इतना एक्सेलरेशन लगेगा। अब जब ये फोर्स अप्लाई हो गया तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब एक लीनियर डायरेक्शन, यही होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर फॉलो करेंगे। जैसे उस साइड में से पोटेंशियल हाई है तो उस साइड में ये एक ऐसे पाथ फॉलो करेंगे, लीनियर पाथ फॉलो करेंगे। तो आप लीनियर जो इक्वेशंस थी मोशन की वो अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या बोलती है सर? v इक्वल टू u प्लस at, ये बोलती है सर। देन अब मेरे पास n पार्टिकल्स है, तो n पार्टिकल के v1 अलग आएगा, v2 अलग आएगा, v3 अलग आएगा, यानी v1 आएगा सर u1 प्लस a सभी पर सेम लगेगा। क्यों लगेगा सर? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स का मास सेम है, चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पर सेम लगा। देन a, और पहले के लिए मान लेते हैं t1 आ रहा है,
यानी पहले के लिए T1 आ रहा है। V2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, U2 प्लस A T2 सो ऑन, ऐसे आएगा। n पार्टिकल के लिए तो आएगा Vn इक्वल टू UN प्लस A Tn। अब अगर मैं इसकी एवरेज निकालना चाहूं तो मेरे पास n पार्टिकल है, तो अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूं बेटा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा सर इन सभी का एवरेज। यानी कैसे आएगा, मेरे पास एवरेज जो आएगी Vd एवरेज वो आ जाएगा बेटा V1 प्लस V2 सो ऑन Vn बाई n आ जाएगा। इट मीन्स मेरे पास आ जाएगा बेटा 1/n किसका, U1 प्लस U2 प्लस U3 UN। अब यहाँ पे नोट करना बेटा, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। U1 आ रहा है, U2 आ रहा है, U3 आ रहा है, सभी UN को मैंने अलग ऐड कर दिया एंड सभी में से एक्सेलरेशन कॉमन आ रहा है, T1 T2 आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कॉमन आ रहा है तो मैं उसको प्लस का A कॉमन ले लिया मैंने एक्सेलरेशन, और क्या बनेगा बेटा T1 प्लस T2 सो ऑन Tn बन जाएगा। क्लियर। अब इस कंडीशन के अंदर देखो बेटा, मैंने जैसे आपको बताया था कि क्या बताया सर, मैंने जैसे आपको बताया था कि इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जब तक अपनी फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब तक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो मोशन अपने जीरो मान लेते हैं, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में ये सारा मटेरियल मेरे पास जीरो आने वाला है। क्या आने वाला है, जीरो होने वाला है। तो मेरे पास जो Vd आएगा बेटा क्या आ जाएगा, Vd जो आएगा एवरेज वेलोसिटी, Vd जो आएगा ये सारा मटेरियल जीरो होगा, लेकिन ये 1/n उसके मल्टीप्लाई में भी तो है कि नहीं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, इन सभी का ऐड करके अपॉन में, तो इन सभी का ऐड करके अपॉन में करेंगे तो ये 1/n जो ये इसके डिवाइड में भी है उसके डिवाइड में भी। अब मेरे पास क्या आ गया बेटा 1/n आ गया। एक्सेलरेशन E की वैल्यू मैं पहले फाइंड कर सका हूं, ये सर मेरे पास आ गई -E/m आ रही। डन बेटा, डन बेटा, डन। अब इसके बाद में अब ये मेरे पास आ गई और ये मेरे पास बन गया T1 प्लस T2, यानी इस n को आगे लिख लेते हैं आपको उलझन नहीं हो, तो ये हो गया T1 प्लस T2 सो ऑन Tn अपॉन में n। डन। अब ये क्या हो गया बेटा, एवरेज टाइम हो गया, सभी एटम्स का एवरेज टाइम हो गया। इसको डिनोट करते हैं टो से, किससे डिनोट करते हैं, टो से डिनोट करते हैं, इसको टो से डिनोट कर देंगे। देन ये रिलेशन मेरे पास बन गया Vd इक्वल टू बन गया बेटा -E/m और टो। और टो को क्या बोलते हैं बेटा, टो को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन करते रहते हैं, तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करते रहते हैं या एटम्स के साथ कोलाइड करते रहते हैं, जब ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन इस साइड में फील्ड अप्लाई करने पर सीधा आ रहा है तो उसको कोई रुकावट नहीं, वो बार बार कोलाइड करता है, टक्कर करता है, कभी किसी से टकरा गया, कभी किसी से टकरा गया, लेकिन ओवरऑल वो फील्ड के अपोजिट चल रहा है। डन। तो कोलिजन कर रहे हैं तो स्टेट वो कितनी देर चलेगा, तब तक चलेगा जब वो एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में, ऐसे मान लो यहां से कोलाइड किया गया, यहां से कोलाइड किया गया, स्ट्रेट पाथ सिर्फ ओनली उतना होगा जो दो कोलिजन के बीच में, दो कोलिजन के बीच में। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे इधर मेरे रास्ते के अंदर लोग हैं और मैं इस डायरेक्शन के अंदर जाना चाहता हूँ, तो स्ट्रेट पाथ कैसे होगा, पहली टक्कर मेरी इसके साथ होगी, उसके बाद मेरी दूसरी टक्कर इसके साथ होगी, तो स्ट्रेट पाथ कितनी देर फॉलो करूंगा, मैं इतनी देर फॉलो करूंगा कि सर पहली कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में, ऐसा ही होगा। अब सभी इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स कितनी होगी, बहुत सारी, तो उनके बीच में जो टाइम्स है वो क्या होगा, बहुत सारा, यानी अलग अलग कोलिजन के बीच में अलग अलग टाइम आएगा, उन सभी टाइम्स का जो है वो एवरेज है, ये है रिलैक्सेशन टाइम। तो देन ये मेरे पास Vd का रिलेशन बन गया बेटा, किसका रिलेशन बन गया, Vd का। हमने जो बताया था कि हम कई रिलेशन करने वाले हैं, तो शायद कहां पे गया, ये वाला Vd का रिलेशन, ये वाला अपना हो गया बेटा, ये वाला रिलेशन हो गया है E/टो अपॉन m
और ये माइनस साइन तो इंडिकेट करता है उस डायरेक्शन को बस। दिस इज द वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट टू फील्ड। एंड वी अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकालना चाहूं तो आ जाएगा ई टो अपॉन एम आ जाएगा। क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? क्लियर। अब अपने कुछ और रिलेशन इससे बनाते हैं। अब आप v फाइंड नहीं करोगे, अब अपने vd ही पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेसिफिक वेलोसिटी फाइंड करना मुश्किल है। तो अब मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने फील्ड अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, इसकी लेंथ हमारे पास L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास A है। देन कंसीडर कर लेना, कंसीडर है कंडक्टर विद क्रॉस सेक्शन एरिया A लिख देता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ अपने पास आ गई बेटा L आ गई, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास आ गया पर यूनिट, मान लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा बेटा स्मॉल n। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा कैपिटल N। क्लियर? और कुछ नहीं है सर। अब अपने सपोज करते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर vd वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं अप्रॉक्स, ठीक है। और अगर इसमें मैं डेफिनेशन लगाना चाहूं बेटा किसकी, करंट की, किसकी डेफिनेशन लगाना चाहता हूं, करंट की डेफिनेशन अप्लाई करना चाहता हूं सर मैं, लगा देते हैं करंट की डेफिनेशन। करंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? करंट की डेफिनेशन बोलती है सर, चल जा भाई क्या हुआ, करंट की डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा? करंट की डेफिनेशन बोलती है I इक्वल टू Q बाई डेल्टा, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, यही बोलती है। यानी जो, या फिर I इक्वल टू Q बाई T मान लेते हैं, Q बाई T। तो अगर मुझे Q निकालना है, नेट चार्ज निकालना है, तो मुझे IT निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? IT निकालना पड़ेगा, या फिर I निकालना तो मुझे नेट चार्ज अपॉन डेल्टा T निकालना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर मुझे I चाहिए तो मुझे नेट चार्ज Q अपॉन डेल्टा T चाहिए। अब यहां पर समझने वाली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है? ये लीजिए, इसको इधर कर देते हैं यहां पर। अब डेल्टा टी टाइम अगर कोई मूव कर रहा है, डेल्टा टी टाइम के लिए अगर कोई मूव कर रहा है, देन वो इस साइड में जो डिस्टेंस आएगी, यानी लेंथ ऑफ जो वायर है वो क्या आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिस इज द लेंथ ऑफ वायर, यही होगा। डन। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? एल मेरे पास आ गया सर वी डी डेल्टा टी, ये मेरे पास एल आ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास क्या है सर? ए है। देन इसका वॉल्यूम क्या आएगा सर? वॉल्यूम आएगा सर वी डी डेल्टा टी इंटू ए। क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच की जगह ये एल लगेगा, एच की जगह तो, और ए की जगह पाई आर स्क्वायर की जगह क्रॉस सेक्शन एरिया लग गया। यानी मैंने कुछ नहीं किया, इस कंडक्टर, ये वाला जो कंडक्टर है, इसके क्रॉस सेक्शन को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ गया। एन था, यही था नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मान लेता हूं, या पर यूनिट वॉल्यूम सीधा लिख देते, वो मेरे पास स्मॉल एन था बेटा। देन नंबर ऑफ टोटल चार्जेस क्या आएगा? नंबर यानी कैपिटल एन लिख देता हूं, या नंबर ऑफ टोटल चार्ज, नंबर ऑफ टोटल चार्जेस, वो मेरे पास आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, यही आएगा। देखो वॉल्यूम मेरे पास इतना है, पर यूनिट वॉल्यूम इतने चार्ज हैं, देन टोटल जो चार्जेस है वो मेरे पास कितना आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, एन वी डी डेल्टा टी एंड ए।
क्लियर? देन दिस इज नंबर ऑफ टोटल चार्जेस, नोट चार्ज, दिस इज नंबर ऑफ टोटल चार्जेस। देन टोटल चार्ज क्या आएगा बेटा? टोटल चार्जेस, टोटल चार्ज क्यू लिख देता हूं बिकॉज ये बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतने वायर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इतने हैं, इतने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस वायर के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर इतने हैं। तो टोटल चार्ज कितना आ जाए बेटा? बस ई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या हो जाए बेटा? मेरे पास बन जाएगा एन ई वी डी डेल्टा टी और ए, दिस इज टोटल चार्ज क्यू। क्लियर बेटा? क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को अप्लाई कर देता हूं, इसी चीज को मैं क्या कर देता हूं बेटा? उठाकर यहां पे ले आते हैं करंट की डेफिनेशन के अंदर, क्यू की डेफिनेशन के अंदर। देन आई इक्वल टू मेरे पास था क्यू बाई डेल्टा टी। क्लियर? यहां पे क्यू की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं तो मेरे पास आई इक्वल टू आ जाएगा बेटा एन ई वी डी डेल्टा टी ए, दिस इज वैल्यू ऑफ क्यू। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि अपने अब मैग्नीट्यूड की बात करें, चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें, देन अपॉन में डेल्टा टी आ जाएगा, ये वाला डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, दिस इज वैल्यू ऑफ आई। आई इक्वल टू आ गया बेटा एन ई वी डी ए। अब इसको अपने आगे फर्दर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आई इक्वल टू आया एन ई वी डी ए, आई इक्वल टू एन ई वी डी ए। डन बेटा? अब अगर मैं इसको इसके डिवाइड में ले तो मेरे पास बन जाएगा आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई वी डी। व्हाट इज आई अपॉन ए? आई अपॉन ए प्रीवियस वीडियो में अपने किया था करंट डेंसिटी जे, जे इक्वल टू एन ई वी डी। डन बेटा? अब मैं वीडी की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं। वीडी की वैल्यू क्या थी बेटा? वीडी की वैल्यू थी सर ई टो अपॉन एम। वो मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा जे इक्वल टू एन ई, और वीडी की वैल्यू पुट करता हूं ई टो अपॉन एम, तो मेरे पास बन जाएगा बेटा एन ई स्क्वेयर ई टो अपॉन एम। अब अपने ओम्स लॉ को भी पढ़ा था जे प्रीवियस वीडियो में, सर आप जे इक्वल टू सिग्मा ई भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिग्मा ई। देन ये अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं इसकी इक्वल, जे के इक्वल, देन मैं इसी को लिख सकता हूँ बेटा सिग्मा ई इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ई टो अपॉन एम। डन बेटा? ई से ई कैंसिल हो जाएगा, देन मेरे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई बेटा एन ई स्क्वेयर टो अपॉन एम। अब सिग्मा को आप 1 अपॉन रो भी लिख सकते हैं, देन इसको लिख सकते हो 1 अपॉन रो इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टो अपॉन एम। रो की वैल्यू निकालना चाहे तो वो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रो की वैल्यू अपने पास आ जाएगी एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टो। दिस इज रो, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे। रिलेशन बिटवीन, ये भी हो गया रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन रिलेशन बिटवीन, ये मैंने प्रीवियस करवा दिया था, ये भी अपने पास हो गया, ये भी हो गया, ये भी रिलेशन हो गया, ये रिलेशन भी हो गया बेटा। इतने सारे रिलेशन अपने कवर किए ड्रिफ्ट से जुड़े हुए। देन अपने पास ओवरऑल सिग्मा तक आपको करवाया गया है बुक के अंदर एन ई स्क्वेयर एम अपॉन टो, सॉरी एन ई स्क्वेयर टो अपॉन एम। डन बेटा? ये अपने पास ड्रिफ्ट से जुड़ा हुआ सारी चीजें हो गई है। ये सर जितनी सर ड्रिफ्ट से जुड़ी हुई चीजें थी वो सारी की सारी आपकी हो गई। अब इसके बाद में ड्रिफ्ट के बाद में नेक्स्ट आता है बेटा छोटी सी डेफिनेशन आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है इसको बस छोटा सा पढ़ना है, और इसकी डेफिनेशंस वगैरह यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको भी पता था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ड्रिफ्ट होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा ड्रिफ्ट होगा, उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और
इसका मैग्नीट्यूड और अप्लाइड फील्ड, इसका जो रेशियो होता है इसको डिनोट करते हैं बेटा म्यू से, और इसी को बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। ये क्या चीज डिनोट करता है? मेजर करता है हाउ इजीली मूव थ्रू अ मटेरियल व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, यानी हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन आएगा या चार्ज। ये क्या बताता है बेटा? ये बताता है कि चार्ज कितना इजीली मूव करता है। डन बेटा। या इसको बोल सकते हो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नोन एज मोबिलिटी। क्लियर? अप्लाइड फील्ड होना चाहिए। मोबिलिटी इज द स्पीड अपॉन में स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द मोबिलिटी इज हाई देन द इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड क्विकली। अगर मोबिलिटी हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। मोबिलिटी की डेफिनेशन आ गई, ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया बेटा। इसके बाद में मोबिलिटी से जुड़ा हुआ इसकी एसआई यूनिट भी पूछ सकते हैं। एसआई यूनिट के लिए आप बनाओगे तो वीडी की बन जाएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी बन जाएगी E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से बना लेना बेटा, ठीक है। या फिर E इक्वल टू अपने क्या था माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल से बना लेना, तो वोल्ट पर मीटर भी बना सकते हो, तो वोल्ट पर मीटर भी बन जाएगा। डन। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, एंड मीटर पर सेकंड कीजिएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड ये बन जाएगा शायद। वीडी के लिए मीटर पर सेकंड है, और ई के लिए वी अपॉन एल बना सकते हो, तो मीटर पर वोल्ट सेकंड ये बन जाएगा। एमएलटी बनाना चाहो तो एमएलटी बना लेना, एसआई यूनिट बनाना चाहते हो ये एसआई यूनिट बना सकते हैं। अब इसके बाद में भी दिया है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, यही है, यही किया था आपने, क्या कैंसिल होगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड ये बेटा आपको बना लेनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 10 पावर 4 की रेंज में मोबिलिटी प्रैक्टिकल में होती है, प्रैक्टिकल में होती है 10 पावर 4 इस रेंज में होती है, और मोबिलिटी पॉजिटिव रहती है। ये ध्यान रखना बेटा, क्यों रहती है? क्योंकि जैसे आप ड्रिफ्ट की बात करते हो बेटा, मोबिलिटी पॉजिटिव रहती है क्योंकि अपने वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इनका मैग्नीट्यूड यूज करते हैं वेलोसिटी का, देन ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव रहने का मतलब है जैसे क्विकली रिस्पॉन्ड करने का मतलब यही होगा कि अगर पॉजिटिव ही नहीं होगा तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना, और कुछ नहीं इसके बाद। फिर है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, और ये इसका लास्ट टॉपिक है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा? तीन ही है जो आपको याद रखने, तीन चार, उनमें से फर्स्ट है V ceases to be proportional। ज्यादातर जो मटेरियल है वो ओम्स लॉ के इस ग्राफ को V प्रोपोर्शनल टू I यानी प्रोपोर्शनलिटी वाली यानी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो V प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो नहीं करते, यानी स्ट्रेट ग्राफ को फॉलो नहीं करते, यानी वो फ्रीज हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो फॉलो ही नहीं करते। इजी वर्ड में बहुत सारे मटेरियल करते हैं, लेकिन बहुत सारे मटेरियल इस ग्राफ को फॉलो नहीं करते, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, इससे ये स्ट्रेट लाइन है तो इससे डिपार्चर दिखाते हैं। डन बेटा। ऐसे डिवाइसेस ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ है उसकी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते, यानी V एंड I की प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो नहीं करते। दूसरा आपने बात करें, दूसरा है the relation between V and I depends on the sign V, in other word, मतलब ये बोल रहा है बेटा, सिंपल वर्ड में बताते हैं अपने, ये तो थोड़ा टफ हो जाए। वो बोल रहा है कि अगर आपने किसी के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया, मान लेते किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया, पहले तो किया है इस डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल उधर है, फिर किया ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव साइड में आना चाहिए ऐसा ही ठीक ग्राफ नेगेटिव साइड में नहीं आता। इट मींस क्या है कि वो जो ग्राफ है वो डिपेंड करता है साइन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। जैसा ग्राफ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने पर आता है, वैसा ही ग्राफ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने पर नहीं आता। दिस इज ऑल्सो अ लिमिट्स ऑफ ओम्स लॉ, और ये ऐसा जनरली आप देखोगे डायोड के अंदर, किसके अंदर?
डायोड के अंदर बेटा, डायोड के अंदर ऐसा ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे से करके, ऐसे आपकी बुक में दिया हुआ है। डायोड्स के अंदर ऐसा होता है, जो ग्राफ फॉरवर्ड वाइज के अंदर फॉलो करता है वही ग्राफ रिवर्स वाइज के अंदर फॉलो नहीं करता। क्लियर? नहीं तो अगर V प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो करता तो जो ग्राफ पॉजिटिव साइड में आना चाहिए ठीक वैसा ही ग्राफ नेगेटिव साइड में आना चाहिए। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं होता। डायोड की केस में भी ये ध्यान रखना बेटा कि डायोड के केस में जब अपने पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे आप बोलोगे सर एक ऐसा सही ग्राफ बनता है भी, ऐसा ऊपर की साइड में बनता है ऐसा नीचे की साइड में बनता है, तो नहीं बनता, क्योंकि ये वाला जो होता है वो बेटा मिली एम्पियर को डिनोट करता है और ये वाला माइक्रो एम्पियर को डिनोट करता है उस केस के अंदर। क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो है द रिलेशन बिटवीन V एंड I नॉट यूनिक। यूनिक नहीं होता। जैसे एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड की बात करें, किसकी बात करें? गैलियम आर्सेनाइड की बात करें, तो अगर आप V और I में ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो कुछ ऐसा आता है, ऐसे करके ऐसे से कुछ ग्राफ होता है V और I के अंदर। देन उस कंडीशन में यूनिक नहीं होता। यूनिक क्यों नहीं होता बेटा? जैसे मान लो एक स्पेसिफिक इस वोल्ट पोटेंशियल की बात करें, इस पोटेंशियल के लिए ये भी I की वैल्यू है, दिस इज I1 और इसी पोटेंशियल के लिए ये भी I2 की वैल्यू है, यानी सिंगल पोटेंशियल के लिए दो I की वैल्यू है, सिंगल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के लिए, तो ये यूनिक नहीं, दिस इज नॉट यूनिक। डन बेटा? किसके लिए ग्राफ? ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए। गैलियम आर्सेनाइड क्या है? एक टाइप का सेमीकंडक्टर है। डन? तो ये अपने पास आ गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में तीन लिमिटेशन है। पहला, बहुत सारे मटेरियल V प्रोपोर्शनल I को फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी है जो उसको फॉलो नहीं करते, वो डिपार्चर दिखाते हैं उस स्ट्रेट लाइन से। दूसरे वाला कि डायोड के केस में या कुछ केसेस के अंदर क्या होता है बेटा कि जब आप अप्लाइड पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज कर देते हो, टर्मिनल चेंज कर देते हो, तो वो जो ग्राफ जो पॉजिटिव साइड में आता है वैसा ही ग्राफ नेगेटिव साइड में नहीं आता, वैसा ही आए तो इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तीसरा क्या होता है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड का केस है, उस केस के अंदर क्या होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो किसी एक स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए भी करंट की दो या दो से ज्यादा वैल्यूज देता है, देन दिस इज नॉट यूनिक। अगर ओम्स लॉ को फॉलो करता तो एक स्पेसिफिक V के लिए एक स्पेसिफिक I होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ तो ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, स्ट्रेट लाइन के लिए बात करें तो एक स्पेसिफिक वैल्यू के V की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक I है, स्पेसिफिक ही है। ये नहीं है कि अगर यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे 4 एम्पियर है तो उसके बाद में कहीं 25 वोल्ट पर भी 4 एम्पियर आ जाए, क्योंकि अगर वहां पर भी 4 एम्पियर आ गया तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, इस केस में जैसे हो रहा है। अब ऐसे ही लास्ट इसके बाद में आता है बेटा नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस, सीधी सी बात है, जो अपरेटस जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को या V प्रोपोर्शनल I को पोटेंशियल करंट प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये बेसिकली होते हैं बेटा, जैसे आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड की जगह सीधा डायोड लिख सकते हैं, डायोड इसको फॉलो नहीं करता। एलईडी फॉलो नहीं करते बिकॉज एलईडी भी एक डायोड है। ट्रांजिस्टर भी फॉलो नहीं करते क्योंकि ट्रांजिस्टर का बेस डायोड है। ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं? डायोड से बने होते हैं। आईसीज भी फॉलो नहीं करते क्योंकि आईसीज होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये सब जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। देन दीज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें अपने काफी टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें अपने आज ड्रिफ्ट पढ़ा था, मोबिलिटी पढ़ लिया, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ लिया और ड्रिफ्ट से जुड़े हुए जितने डेरिवेशन थे सारे के सारे कर लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग और कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।